वेलकम इन विमर्श लर्निंग। आज हम लोग भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग भारत के बारे में देखेंगे। और ये सीरीज़ जो है 3 पार्ट में होगी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इंडिया, भारत क्या है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है समझने के लिए, जिसमें हम भारत की डाइवर्सिटी, विविधता के बारे में समझेंगे पूरी। और दूसरी जो उसका पार्ट होगा उसमें हम भारत की 75 ईयर की जर्नी को देखेंगे, 75 साल की यात्रा, कि जब आज़ाद हुआ था 47 में, तब भारत क्या था और आज 75 साल के बाद भारत क्या है, कि स्थिति क्या है भारत की। और जो तीसरा और लास्ट पार्ट जो होगा अपनी सीरीज़ का, उसमें हम देखेंगे भारत के सामने फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, आने वाले टाइम में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, और जो प्रायोरिटी एरियाज़ हमारे हैं जिनको वरीयता देनी है भारत को। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अपनी सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो पहली सीरीज़ जो हमारी है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो उसका है कि भारत क्या था 75 साल पहले, या अभी जो है हम जब नाम आता है इंडिया, तो क्या है ये इंडिया, कौन सी चीज़ है इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि भारत जो है, ये नाम आपको पता है कि भारत का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। कहीं भी भारत का जब नाम लिखा जाता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है, ये नाम में है। जैसे सरनेम होता है, आप समझ लो कि अगर किसी का नाम है विराट कोहली, तो विराट तो नाम हो गया, कोहली वो सरनेम है, तो एक तरीके से सरनेम मान लो। रिपब्लिक कैरेक्टर दिखाता है भारत का, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है कि भारत जो है उसका जो हेड है, भारत का जो प्रमुख होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। वो कोई राजा नहीं होगा या उसके बाद में उसका बेटा नहीं होगा। भारत एक गणतंत्र होगा। और ये कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है। एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में हम लोग जानते हैं कि जब देखते हैं हम लोग बुद्ध और जैन, महावीर जैन के समय में भारत में कुछ ऐसे महाजनपद थे, जिनमें वैशाली महाजनपद विशाल का, मल्ल महाजनपद बिहार का, ये ऐसे महाजनपद थे जहाँ का राजा वहाँ के लोग चुनते थे। मतलब ऐसा नहीं होता राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, राजतंत्र नहीं होता था। अच्छा, ये चीज़, ये उदाहरण दुनिया में हमें कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए भारत को बोला जाता है भारत लोकतंत्र की जननी है, गणतंत्र की जननी है। तो ये भारत का पूरा नाम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भारत के नाम, पता है भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 1, संविधान जब शुरू होता है तो आर्टिकल 1 में भारत के नाम को बताया गया है। और वहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जिसका नाम भारत है, वो राज्यों का एक समूह है। तो भारत की ये 2 ऑफिशियल नेम है, भारत और इंडिया। अच्छा, इसको कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान बोलते थे, मुग़ल एम्पायर के टाइम पे हिंदुस्तान नाम दिया जाता था। और जब एंशियंट हिस्ट्री में आ जाओगे तो आपको नाम मिलेंगे आर्यवर्त, सप्त सैंधव, ठीक है, ऐसे कई नाम मिलेंगे। लेकिन ये 2 ऑफिशियल नाम है हमारे, भारत और इंडिया। और इन दोनों नामों की कहानी है अपनी कि, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ भारत नाम की कहानी। भारत जो नाम है इंडिया का, उसकी भी 2 स्टोरी है। एक तो जो सब लोग प्रचलित स्टोरी है, सब लोग जानते होंगे कि दुष्यंत और शकुंतला, कालिदास ने एक नॉवेल लिखा, कालिदास का एक काव्य है, ड्रामा है सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। उनके पुत्र थे भरत, जिनकी फ़ोटो बनी होती है शेर के दांत गिनते हुए। तो ये माना जाता है कि उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी स्टोरी जो पुराणों में मिलती है, उसमें ये बोला जाता है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, पहले गुरु ऋषभदेव, उनके पुत्र थे एक भरत, उनके नाम पे भारत पड़ा नाम। ठीक है, और दोनों ये पौराणिक कथाओं में स्टोरीज आती हैं। चाहे आप ऋषभदेव के पुत्र के नाम से भरत मान लो, चाहे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम से भरत मान लो, लेकिन ये नाम चलता आया भारत। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत जो थे, वो देखो आपको महाभारत में भी उनकी कहानी मिलती है कि जो पांडव लोग होते हैं उनको भरत वंश के लोग कहा जाता है, कि वो उन्हीं के वंश के थे। पांडव जो आए उन्हीं के वंशज थे, भरत के वंशज थे। ठीक है, तो ये नाम भरत पड़ा। दूसरा नाम जो इंडिया है, ये इंडिया नाम पड़ा
ये हमारी नदी जो है यहाँ पर इंडस रिवर बहती है ऐसे यहाँ पे चीन के तिब्बत से मानसरोवर लेक से इस जगह से एक रिवर निकलते हैं ऊपर, ये कश्मीर से होते हुए इधर से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी जो थी ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब नदियाँ। तो बोलते हैं जब यूनानी लोग, ग्रीक लोग यहाँ पर आए, ठीक है, तो उन्होंने इस सिंधु नदी को इंडस नाम दिया, ठीक है, और उस इंडस से इंडिया नाम बना। ऐसे ही जब ईरानी लोग, फारसी लोग भारत में आए तो उनके यहाँ बोला जाता है सिंधु, साव अल्फ़ाबेट ही नहीं था तो वो हा बोलने लगे, उससे वो हिंदू वर्ड बन गया, ठीक है, सिंधु से हिंदू बना, ठीक है। तो ऐसे हिंदुस्तान और हिंदू वर्ड की उत्पत्ति हुई फारसी लोगों, ईरानी लोगों से, और ग्रीक लोगों की वजह से ये इंडिया नाम फेमस हुआ, हमारा चलता रहा। तो ये भारत के 2 नाम हैं, भारत और इंडिया, ये दोनों आर्टिकल 1 में भारत के ऑफिशियल नाम हैं हमारे, ठीक है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसको अभी हम लोग जानते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का भारत नहीं है। ये इस मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि ये मौर्य टाइम में, जब भारत में अशोक का रूल था, मौर्य एम्पायर का रूल था, आज से लगभग 2400 साल पहले, 2022-2300 साल पहले, जब मौर्य वंश बना चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये अशोक के टाइम का एम्पायर है। आप देखो इसमें ये पूरा भारत है, पूरा बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गांधार तक इसकी, मध्य एशिया तक इसकी सीमाएं लगती थी। इसको भारत बोला जाता था, ठीक है नाम। वो तो पॉलिटिकल कारणों से अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है। तो ये भारत का, अच्छा अभी भी कुछ पार्टीज़ हैं जो अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं कि अखंड भारत हमें बनाना है। अखंड भारत का मतलब यही कहा जाता है कि भारत की नेचुरल भौगोलिक सीमा, कि जो भौगोलिक सीमा भारत की बनती है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उसको हमें फिर से संगठित करना है। तो ये, अच्छा मौर्य शासक भी थे, मौर्य शासकों ने भारत का अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया, सबसे बड़ा साम्राज्य क्षेत्रफल एरिया वाइज जो बना था, तो ये भारत था उस टाइम पे। अच्छा, अब भारत की जो हमें जो समझना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा मेन ये इस सीरीज का है, कि वो भारत की जो डाइवर्सिटी समझनी है कि क्या है भारत। तो भारत जो है बहुत एक डाइवर्स कंट्री है, विविधता से भरा हुआ देश है। ये है पहला हम लोग समझने जा रहे हैं भौगोलिक भारत, ज्योग्राफिकल इंडिया, कि भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो भारत को, सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे दुनिया का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है चीन के बाद में। और अभी तो 1 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें बोला गया कि नेक्स्ट ईयर 2030 में ही भारत चीन को पीछे करके दुनिया का जनसंख्या में लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला है, सबसे बड़ा देश बन जाएगा, ठीक है। एरिया वाइज जो है भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, ये बहुत मिसमैच है, देखो पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है, पहले दूसरे क्या पहले ही मानो आप, और एरिया जो है हमारे पास में हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं। पूरी अर्थ का जो है भारत के पास में 2.4% एरिया है अगर देखा जाए, और पूरी अर्थ में जो जनसंख्या रह रही है उसका 18% जनसंख्या हमारा यहाँ रह रही है। तो एरिया हमारे पास 2.5% है लगभग, और आबादी हमारे पास 18% है। तो बहुत मिसमैच है, और ये समस्याओं की जड़ है, बहुत सी समस्याओं की, जो आगे हम देखेंगे। भारत की जो भौगोलिक विविधता है, ये आप समझ सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। एक बहुत पुराणों में एक श्लोक मिलता है जिसको बोलते हैं, और बड़ा अच्छा वो श्लोक है, विष्णु पुराण का श्लोक है, कि हिमालय, हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो हमारा भारत है, और उस वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो भारतीय हैं, भारतीय का। तो विष्णु पुराण का श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तम भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका भारत नाम है, और वहाँ के रहने वाले लोग भारतीय, वहाँ की संतानें जो है भारतीय। तो भारत की ये भौगोलिक विविधता को बताता है
कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, भौगोलिक विविधता विविधता भारत की अंदर आप घुसोगे तो और मिलेगी। हिमालय से उतरते ही आपको एक उत्तर का विशाल मैदान मिलेगा जिसको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। उत्तर का विशाल मैदान जो दुनिया का सबसे फर्टाइल मैदान बोला जाता है, दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान, जहाँ पे गंगा बहती है, जहाँ पे भारत की 40% लगभग आबादी रहती है, उत्तर भारत की आबादी। एक तरीके से भारत के खाद्यान्न का भंडार है उत्तर भारत। तो एक तरफ देखो ऊपर हो गए हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं, नीचे उतरते ही उत्तर का मैदान आपको मिल जाता है। उसके साइड में थोड़ा आप आओगे भारत के, देखो आप इधर जैसे ही आओगे इस तरफ में भारत के पश्चिम में आपको रेगिस्तान मिल जाता है, डेजर्ट मिल जाता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में, थार डेजर्ट। ठीक है, तो थार की भी क्लाइमेट है। प्लेन का मैदान हो गया, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, रेगिस्तान हो गया। उसके नीचे आप आओगे, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार मिल जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो मैग्मा लावा से बना है, बिल्कुल अलग भौगोलिक विविधता को दिखाता है। भारत के पश्चिम में और पूरब में दोनों तरफ तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन्स है। पूर्व वाले जो तटीय मैदान तो बहुत फर्टाइल प्लेन्स है, जो जहाँ पे जो भी नदियाँ निकलती हैं सब डेल्टा बनाती हैं अपनी। यहाँ पर गंगा का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। नीचे आओगे आप, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, बहुत फर्टाइल एरिया भारत का। ठीक है, इसको छोड़कर भारत के पास में द्वीप समूह भौगोलिक विविधता में, एक तरफ यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, दूसरी तरफ अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में भौगोलिक विविधता बहुत सी है कि हर तरीके की आपको जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो भारत में आपको मिल जाती है। प्लेन मैदान मिल जाता है, माउंटेन रेंजेस मिल जाती हैं, डेजर्ट रेगिस्तान मिल रहे हैं, कोस्टल एरिया तटीय मैदान मिल रहे हैं, पठारी क्षेत्र मिल रहा है भारत में। तो भारत एक भौगोलिक मामलों में बहुत डाइवर्स कंट्री है। अच्छा, इस भौगोलिक विविधता से जुड़ी हुई भारत की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। भारत की जो क्लाइमेट है, मौसमी विविधता है, ये भी बहुत अलग है। बिल्कुल, भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में 4 जो सीजन हैं जो ऑफिशियली डिसाइड किए जाते हैं आधिकारिक रूप से, कि मानसून, पोस्ट मानसून, मानसून के बाद वाला, फिर आपका विंटर सीजन आ गया, ठंड का समय आ गया, फिर जो है गर्मियाँ आ गई, समर सीजन आ गया। इसके बीच में आपके पास में स्प्रिंग और ऑटम, बसंत और पतझड़ का भी मौसम आता है। तो एक तरीके से 6 सीजन, 6 मौसम भारत को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कम देश हैं जहाँ पर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, वेदर की डाइवर्सिटी भी बहुत है। ठीक है, तो अगला ये है पूरा भूगोल से जुड़ा हुआ। अच्छा, भौगोलिक विविधता, मौसमी विविधता से जुड़ी हुई भारत की खेती की विविधता है, कृषि विविधता। भारत ऐसा देश है जहाँ पर लगभग हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ हो रही है। उत्तर के मैदान में भंडार है गेहूं और धान का, उत्तर का मैदान। ठीक है, शुगर केन, गन्ना का। हिमालयन रीजन पे आप जाओ, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर के लिए बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध, हॉर्टिकल्चर, फल फूल की खेती हो रही है। ठीक है, तटीय एरिया पे आज आप आ जाओ, सुंदरवन डेल्टा की तरफ में जूट हो रहा है, चावल हो रहा है, बढ़िया। रेगिस्तानी तरफ क्षेत्र पे आप राजस्थान की तरफ चले जाओ, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ पर आपके भाई बाजरा हो रहा है, ज्वार हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, दालें हो रही हैं। को पता है कि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दालों का, दूध का, जूट का। ठीक है, और सेकंड नंबर पे भारत आता है। नंबर 1 पे कई चीज़ों में आ गया, जैसे मैंने बताया दालों में नंबर 1 पे है, दूध में नंबर 1 पर है भारत, जूट उत्पादन में नंबर 1 पे है भारत। ऐसे ही शायद भारत जो भैंस हैं भारत में, बफेलोज में नंबर 1 पे है, उसी वजह से दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। और बाकी की खाद्यान्न में नंबर 2 पे आता है, चावल भारत में सेकंड नंबर पे, गेहूँ सेकंड नंबर पे भारत, चीन के बाद में, दोनों में। ठीक है, आप ले लो, उसके बाद में शुगर केन, गन्ना में सेकंड नंबर पे भारत। ठीक है, तो भारत में एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की खेती लगभग हो जाती है यहाँ पर। जैव विविधता आती है, ये भी भूगोल से जुड़ी हुई है। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना, जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ।
भारत दुनिया, अगर आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी दुनिया में अभी भी एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता के सबसे बड़े क्षेत्र। तो दुनिया के 36 जो 36 अभी के टाइम पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें 4 क्षेत्र भारत के। जब पहली बार शुरुआत में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तब 18 क्षेत्र थे, तब भी भारत के 4 क्षेत्र थे। भारत का जैव विविधता का क्षेत्र, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच है, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे। एक यहाँ पर केरल का पश्चिमी घाट का मैदान, ये पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं यहाँ पर केरल में, बहुत जैव विविधता भारत में। दूसरा यहाँ पर हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ये वाला हिमालय का क्षेत्र, सिक्किम कंचनजंगा के पास में। तीसरा इंडो बर्मा बॉर्डर, ये वाला अरुणाचल यहाँ से लेकर मिजोरम, यहाँ वाला ये बर्मा बॉर्डर वाला। तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा। तो ये 4 क्षेत्र भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं। और बोला जाता है भारत, फिर से भारत में दुनिया के क्षेत्रफल का भारत के पास सिर्फ 2.4% है, और दुनिया की जैव विविधता में भारत जो है 8% भागीदारी रखता है। कि क्षेत्रफल कम है लेकिन जैव विविधता, प्रजातियां पेड़ पौधों की कम है। आपको पता होगा, सबको पता होगा कि दुनिया में 80% टाइगर भारत में सिर्फ पाए जाते हैं। टाइगर कहीं है ही नहीं। लास्ट जो सेंसस हुई थी टाइगर की, उसमें शायद भारत में 2967 टाइगर भारत में, 80% है दुनिया। ऐसे ही भारत दुनिया में 4000 जो रिनोस हैं, गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे, वो भी सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, 80%। ठीक है, तो भारत ने अपनी जैव विविधता को भी बचा के रखा, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद। ठीक है, तो भारत की ये जो भौगोलिक डाइवर्सिटी है, ये भी भारत को बहुत यूनिक बनाती है। अच्छा, ऐसे ही भारत की दूसरा पॉइंट हम देखो, भारत की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, राजनीतिक विविधता बहुत बड़ी है। अभी मैंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है, रिपब्लिक है। जो रिपब्लिक सिस्टम जब यूरोप को बोला जाता था, डार्क एजेस में था, अंधयुग चल रहा था यूरोप में। यूरोप के लोग सभ्य भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, बोला जाता है। बुद्ध और जैन ईसा के पैदा होने से भी 550 साल पहले, तब भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, रिपब्लिक। और वैशाली, बार फिर से नाम ले रहा हूँ, वैशाली और मल्ल दुनिया के सबसे पुराने रिपब्लिक गणतंत्र माने जाते हैं। भारत दुनिया का अभी के टाइम पे लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये बात बोली जाती है कि बहुत से जो एनालिस्ट थे, राजनीतिक विश्लेषक थे जो, और उसमें कहते हैं कि जो लंदन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन अखबारों में लिखता था कि भारत बिखरने वाला है आज़ादी के बाद। भारत में इतने धर्म, इतनी जातियों के लोग रहते हैं, भारत में लोकतंत्र तो सफल ही नहीं हो सकता। लोकतंत्र मतलब लोग वोट देकर अपनी सरकार चुने। बोला जाता है ये लोग अपने धर्म और जातियों में बढ़ जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसे अमेरिका बोलता है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की से बहुत कम है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, अमेरिका जो है अभी 36 करोड़ लोगों का देश है। तो भारत उस हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हुआ। अच्छा, इस लोकतंत्र को के प्रूफ हैं, भारत में 17 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, आम चुनाव। 17 बार संसद का गठन हुआ है भारत में, और सबसे सफल आम चुनाव हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है 5 साल बाद एक नेता हारा, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं वो बोले कि नहीं हम कुर्सी पे बने रहेंगे। दुनिया के बहुत देशों में हुआ है, चुनाव ही नहीं करवाया, जो प्रधानमंत्री बन गया, या बन गया अगर वो हार रहा है तो वो फिर आगे जीतने वालों को कुर्सी नहीं देगा, तख्ता पलट कर देगा। तो भारत में ये हमेशा रहा है, पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। सरकार गई, हारी, नई सरकार आ गई, आराम से। और इतने बड़े, इतने डाइवर्स देश में ये लगता नहीं है लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, 17 जनरल इलेक्शन सक्सेसफुली करा पाना। ठीक है, भारत में अच्छा विविधता के मामले में आप देखो, भारत में इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतनी जातियों के लोग हैं, इसलिए भारत में पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई पार्टियां बनाने की। भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां अभी के टाइम पे हैं, और रजिस्टर्ड पार्टियों की जो संख्या देख लो आप, 3000 के आसपास है। पार्टी बनाने की फ्रीडम है। संविधान का अनुच्छेद 19 आपको आज़ादी देता है कि कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप बना लो। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के मामले में अब
आबादी के हिसाब से देख लो 91 करोड़। अभी जो 17वां आम चुनाव 2019 में हुआ उसमें भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स आए। 90 करोड़, ये बहुत बड़ी आबादी हुई कि दुनिया के ऐसे देश हैं जो 2 करोड़ 3 करोड़ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है। भारत 91 करोड़ वोटर्स में सक्सेसफुल जनरल इलेक्शन करवा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ शांतिपूर्वक हो रहा है, पीसफुल। तो ये भारत की एक यूनिक बात है, खासियत है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसको लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, और ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मतदान। बोला जाता है कि भारत जो है यूरोप से भी आगे था। दुनिया के यूरोप के बहुत सारे देश, स्विट्जरलैंड जैसे देश, जिन्होंने अपने यहाँ सभी को वोट देने का हक नहीं दिया था, भारत ने पहले दे दिया था। कहते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो जब पहली सरकार, नेहरू की सरकार, उन्होंने बोला कि हम भारत में सभी को वोट देने का अधिकार देंगे, जो भी वयस्क है वो वोट देगा। उस टाइम ऐसा सिस्टम कहीं नहीं चलता था। उस टाइम सिस्टम क्या था, जिनके पास संपत्ति होती थी वो वोट दे सकता था, जो टैक्स पे कर रहा है वो वोट देगा, ठीक है, जिसके पास ज़मीन है, लैंड है, वो वोट देगा। फीमेल्स को भी वोट देने का हक नहीं था, महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था। लेकिन जब भारत की सरकार ने उन्होंने कहा नहीं, भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होगा, सार्वभौमिक मताधिकार होगा, सभी वोट देंगे, तो विदेशी अखबारों में लिखना शुरू किया कि भारत टूटने की कगार पे आ गया, ऐसा असंभव है भारत में हो जाए। लेकिन वो दिया गया और सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये बोला गया, ये नेहरू की लाइन होती थी कि अमीर आदमी भले वोट देने ना जाए, लेकिन गरीब जो है वो वोट देने जाएगा, वो अपने हित को ध्यान में रख के देगा कि कहाँ किस उसका भला कैसे हो रहा है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार, भारत का एक बहुत सफल प्रयोग रहा, ठीक है, अभी भी। और भारत में उम्र भी उस टाइम तो 21 रखी गई थी, 21 उम्र वोट देने की, और बाद में भारत के संविधान में सबको पता है बहुत फेमस एक 61वां संशोधन किया गया, 61st अमेंडमेंट, और भारत में वोट देने की उम्र 21 साल से घटा के 18 कर दी गई। 18 वयस्क एज है वोट देने की। तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भारत में बहुत है, राजनीतिक विविधता। अगला हम देखते हैं, देखो, कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक और धार्मिक भारत या विविधता। ये तो भारत का सबसे यूनिक फीचर है। भारत में अभी के टाइम पे देखो 8 मेजर धर्म के लोग रह रहे हैं। अगर यहूदियों को भी जोड़ दिया जाए, इजराइल बनने के बाद में बहुत से यहूदी वहाँ चले गए, क्योंकि उनको एक अलग देश मिल गया। बहुत कम लोग थे इजराइल को, जब वहाँ पे यहूदी प्रताड़ित हुए थे तो भारत में आए थे, भारत ने शरण दी थी, उसके बाद वो चले गए। अगर वो भी काउंट कर लिए जाए तो 9 धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, जिनमें से 4 का तो बोलते हैं जन्म भारत में हुआ, दुनिया के 4 बड़े धर्मों का। सनातन धर्म, हिंदू धर्म पहला, बुद्ध और जैन दूसरे, और सिख। 4 धर्मों का तो घर है भारत, जहाँ से शुरू हुए हैं। इसको छोड़कर क्रिश्चियंस भारत में बाहर से आए। आपको पता है कि जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी नहीं फैली थी, तब भारत में, एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में पार्थियन राजा होते थे, पार्थियन वंश, जिसको हिंदी में पहलव वंश बोलते हैं। उस टाइम पे सेंट थॉमस, जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में एक थे, भारत आए थे और भारत में क्रिश्चियनिटी का चर्च अपना बनाया था। बोला जाता है कि जब यूरोप में ईसाई धर्म नहीं फैला था, तब भारत ने शरण दी थी। ऐसे ही पारसी लोग, पारसियों की कहानी कि पारसी लोग जब ईरान से प्रताड़ित किए गए, ईरान में जब इस्लाम आया तो उनको वो प्रताड़ित किए गए, वहाँ से निकले तो वहाँ पे गुजरात के तट पे वो आए। और बड़ी अच्छी कहानी कि गुजरात के राजा ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत आबादी है, कैसे रहोगे आप? तो कहते हैं पारसी जो डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल आया था, उसने दूध में चीनी मिला के दिखाया कि दूध रखा था, चीनी मिला दी कि भाई जैसे दूध में चीनी हम ऐसे मिल जाएंगे आपके बीच में। यहाँ का जो डाइवर्सिटी, विविधता, उसको हम और अच्छा कर देंगे और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। तो राजा खुश हुआ, उसने शरण दे दी। आज पारसी लोग भारत में हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं पारसी। क्रिश्चियनिटी भारत में आया, फिर इस्लाम भारत में आया, ठीक है। तो भारत ऐसे धार्मिक विविधता भारत की आप देख लो, धार्मिक विविधता से जुड़ी है भारत की। अच्छा, ये धर्म सिर्फ अकेले धर्म नहीं है, एक धर्म के अंदर संप्रदायों को आप देखने लगो, हजारों संप्रदाय। आप हिंदू धर्म ले लो, हिंदू धर्म के 3 बहुत बड़े संप्रदाय। अब मैं अगर संप्रदाय आपको बताने लगूँ तो आप संप्रदाय में ही ये सीरीज निकल जाएगी। हिंदू धर्म के 3 बहुत बड़े संप्रदाय, वैष्णव, विष्णु के उपासक, शैव, शिव के उपासक,
शाक्त शक्ति के उपासक। अब वैष्णव में आ जाओ, वैष्णव में एक नहीं है, विष्णु के उपासकों में से राम के उपासक, कृष्ण के उपासक, ठीक है, परशुराम के उपासक, विष्णु के अवतारों के उपासक। कृष्ण के उपासक भी फिर एक नहीं है, कृष्ण के उपासक अलग अलग, ठीक है। गौड़िया संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु और इस्कॉन के उपासक, वल्लभ के उपासक, वल्लभ की शाखा के, निम्बकाचार्य की शाखा के। तो आप चलते चले जाओ, ये संप्रदाय अलग है। नास्तिक संप्रदायों को देख लो आप, नास्तिक संप्रदाय भी हैं भारत में। फेमस मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ब्रह्म संप्रदाय समाज, आर्य समाज, ठीक है, ये संप्रदाय देख लो। तो संप्रदाय सेक्ट में बैठा हुआ हजारों सेक्ट है। नाथ भगवान शिव के उपासकों में देख लो, नाथ संप्रदाय फेमस है भाई, योगी आदित्यनाथ वाला नाथ संप्रदाय चलता है, ठीक है। तो शिव के उपासकों के संप्रदाय, तो सेक्ट जो ये वाली डाइवर्सिटी ये भी बहुत बड़ी है भारत में। अगला एथनिक डाइवर्सिटी, नस्ल की जो है ये डाइवर्सिटी, अच्छा इसको कम लोग समझते हैं। ये एथनिक डाइवर्सिटी भी भारत में बड़ी अच्छी। भारत में कहते हैं कि 3 तो मेजर एथनिक ग्रुप हैं। एक तो जो उत्तर भारत इधर रहते हैं उनको इंडो आर्यन कहा जाता है। देखो आप देखो, किसी धर्म या जाति के हो, उत्तर भारत में लोग हैं वो शकल बनावट रंग रूप में एक जैसे दिखते हैं, धर्म जाति भले अलग हो, उनको इंडो आर्यन कहा जाता है, आर्य नस्ल के। अच्छा उनसे बिल्कुल अलग दक्षिण भारत के लोग आपको दिखेंगे, वो द्रविडियन रेस के हैं, द्रविड़ नस्ल है उनकी, अलग नस्ल है उनकी बिल्कुल। तीसरा आप मंगोलाइड रेस देख लो, आप नेपाल बॉर्डर पे चले जाओ, अरुणाचल मिजोरम सिक्किम की तरफ चले जाओ, मंगोलाइड रेस के हैं वो, नेपाली लुक जो आता है जो दिखते हैं वैसे वाला, ठीक है। चौथा भारत के ट्राइबल लोग हैं, जनजाति लोग हैं, ठीक है। तो भारत में 3 तो बड़े हैं, ये वैसे 4 बड़ी जो रेशियल ग्रुप हैं भारत उसमें बटा हुआ, तो वो भी विविधता भारत की है। अच्छा ये फिर विविधता, ये तो सबको जानते हैं, खानों में, रहन सहन, त्यौहार, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये तो विविधता भारत की बहुत यूनिक विविधता है भारत की। म्यूजिक आप देखते चले जाओ, दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक अलग, बिल्कुल कर्नाटक म्यूजिक वहाँ का, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत यहाँ का, तो ऐसी विविधता इसकी है। कास्ट डाइवर्सिटी जो है ये एक भाई दोनों तरीका का, पहले पॉजिटिव तो इसमें अब कमी दिखता है, नेगेटिव ही चीज़ें हैं हर चीज़। कास्ट डाइवर्सिटी भारत में अभी भी लिखा होता है कि 3000 से ज़्यादा जातियाँ हैं भारत में, ये धर्म संप्रदाय जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी देखो आप, ये धार्मिक और सांस्कृतिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगला आप देखते हैं हम लोग थोड़ा ये जल्दी में, ये है इकोनॉमिक इंडिया, भारत, आर्थिक भारत। इकोनॉमिक इंडिया, भारत अभी के टाइम पे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। एक अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की दुनिया में जो भागीदारी थी वर्ल्ड जीडीपी में वो सिर्फ 3.5% के आसपास थी। अच्छा जब अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले, मुगलों के टाइम पे या औरंगजेब के समय, जब अंग्रेज आना शुरू हुए तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 25% जीडीपी दुनिया की अकेले भारत के पास थी। बार बार मैं नाम लेता हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री एग्नस मेडिसन, उन्होंने ये पूरी रिसर्च की अर्थशास्त्र कि कैसे भारत जो है लगभग 2500 साल तक, अंग्रेजों के आने से पहले 2500 साल तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इस वजह से सोने की चिड़िया कहते थे। भारत के मसालों की जो मांग थी एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखोगे, काली मिर्च, दालचीनी, ठीक है, और जो आपके काजू हुआ, ठीक है, कैश्यू हुआ, इन सब चीज़ों की जो मांग रोमन साम्राज्य में थी। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो रोम सीनेटर जो थे वो रोक लगाते थे, वहाँ पे अपनी संसद में, असेंबली में बात करते थे कि बैन लगा दो, भारत मसाले बेचता है और भारत यहाँ से हमारा सोना सब भारत जा रहा है। सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। लेकिन वो 200 साल का अंग्रेज़ों का जो रूल था उसने भारत की 25% जीडीपी को 3.5 पे लाके कर दिया। लेकिन फिर 75 साल में भारत ने ग्रोथ की और आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। आईटी इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री, ये हम लोग चीज़ें आगे देखेंगे जब भारत की 75 साल की जर्नी देखेंगे कि कैसे भारत दुनिया का आउटसोर्सिंग हब बना हुआ है आईटी इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया का। फार्मा इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला देश भारत,
पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन देने वाला देश। ऐसे ही जेनेरिक मेडिसिन जो होती है, पेटेंट मेडिसिन नहीं, जेनेरिक में, जेनेरिक मतलब आम लोगों जो सस्ते रेट में मिल रही है, दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत। पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं भारत में सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, पूरी दुनिया में देने वाला देश भारत। तो आर्थिक भारत समृद्ध है। एग्रीकल्चर में बहुत टाइम तक भारत आत्मनिर्भर नहीं रहा। आज़ादी के बाद में 10-15 साल भारत को अपना पेट भरने में लग गए, अपनी आबादी को मारने में। हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई 60 के दशक में। उसके बाद में आज भारत दुनिया का नेट एक्सपोर्टर है। भारत खाद्यान्न बेचता है, भारत बाहर खरीदना नहीं पड़ता भारत में। $50 बिलियन तो इस साल भारत का एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो भारत एग्री एक्सपोर्टर बन चुका है। साइंटिफिक इंडिया, भाई आप देख लो, वैज्ञानिक भारत, ठीक है। अभी कम चल रहे हैं लेकिन पुराने टाइम में नहीं कम थे, पीछे नहीं थे। एंशियंट गणित, आप पुरानी मैथ उठा के देख लो, एंशियंट मैथमेटिक्स में दुनिया का जो डेसिमल सिस्टम है वही भारत का दिया हुआ सबसे बड़ी चीज़। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जो नंबर सिस्टम जो है, जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ये सब दशमलव लगा के फिर पॉइंट आगे लिखता है, ये डेसिमल सिस्टम ये भारत का, इसको बोला ही जाता है। भारत से ये अरब में गया, अरब से पूरे यूरोप में फैला, तो इसको लिखा ही जाता है इंडो अरब डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया का। वहाँ पे तो रोमन सिस्टम चलता था यूरोप में, जो एक्स वी 15 लिखना है तो एक्स और वी लिखो, और 15 × 15 करना है, एक्स वी × एक्स वी करो, हालत ख़राब हो जाती थी। तो डेसिमल सिस्टम भारत ने डेवलप किया। जीरो का तो सबको पता ही है कि कैसे ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने जीरो का यूज करना वो किया। आर्यभट्ट ने पहली बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर और लुनार इक्लिप्स को वैज्ञानिक रूप से लिखा, पाई की वैल्यू निकाली। वारामेर खगोल वैज्ञानिक आए, ठीक है, कैसे उन्होंने ज्योमेट्री की थ्योरम्स लिखी सब। अच्छा, ऐसे ही एक बुक मुझे याद आ गई, शुल्ब सूत्र, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी जाती है। कहते हैं उससे पहले दुनिया में ज्योमेट्री, कहीं ज्योमेट्री का उल्लेख नहीं मिलता। भारत में ज्योमेट्री का जनक बताई जाती है वो किताब, एंगल, कोण, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब बनाने की किताब के लिए। अच्छा, वो किताब भी धर्म से जुड़ी हुई है, उसमें हवन कुंड बनाने के नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, लेकिन ज्योमेट्री की पहली बुक मानी जाती है शुल्ब सूत्र, ठीक है। उसके बाद में भास्कराचार्य आए, बीज गणित की खोज की, बीज गणित लिखना शुरू किया उन्होंने, अलजबरा। तो भारत गणित में भी एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर रामानुजम का नाम सभी लोग जानते हैं, श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है। तो भारत साइंस में बहुत आगे। देखो ये सब आगे इसलिए था क्योंकि भारत पुराने टाइम में बड़ा लिबरल देश था, लोगों को छूट थी करने की, जो वो करना चाहते, सोचना चाहते हैं, करने की आज़ादी थी, इसलिए भारत आगे था। तो विज्ञान में आगे था। भारत का आयुर्वेद दुनिया को गिफ्ट है भाई, मेडिसिन में, साइंस में, विज्ञान की गिफ्ट आजकल लोग मान रहे हैं। आयुर्वेद, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक, चरक ने अपनी किताबें लिखी, चरक संहिता लिखी, ठीक है। तो आयुर्वेद की शुरुआत भारत से हुई। अब तो आप सब लोग जानते हो भाई, कोरोना हुआ था उसमें डॉक्टर्स तक बता रहे थे कि आयुर्वेद की चीज़ें आप लो, ये करो वो करो आप, ठीक है। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ये भाई योगा है भारत का। पतंजलि ने, सांख्य दर्शन से शुरुआत होती है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, पहली बार योग उसमें मिलता है। फिर पतंजलि उसके नियम लिखते हैं सब, पतंजलि सूत्र में, योग सूत्र में, और योग की शुरुआत होती है। अब तो योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है। योग डे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार कर लिया, भाई 21 जून को योग डे मनाएंगे हम पूरी दुनिया में। तो योग डे, सर्जरी, अच्छा ये बड़ी यूनिक चीज़ है, लोग इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं दुनिया में सर्जरी की जो पहली डिस्क्रिप्टिव किताब मिलती है वो भारत की है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत ने पता नहीं कितनी 200 से ज़्यादा सर्जरी उसमें लिख रखी हैं। पथरी की सर्जरी, स्टोन की सर्जरी कैसे की जाए, नाक कट जाती थी तो नाक की सर्जरी कैसे की जाए, हड्डियाँ टूट जाती हैं उसको कैसे सही किया जाए, सुश्रुत संहिता, ठीक है, सर्जरी की पहली किताब। नॉलेज, भारत को हमेशा से माना जाता है कि वो ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा है भारत, लेकिन अब सब गड़बड़ हो गया फिर से चीज़ें। ब्रेन ड्रेन की शुरुआत आगे हम देखेंगे कैसे क्या समस्या आ गई। भारत ये माना जाता है भारत इन चीज़ों के लिए। अब आज के टाइम पे क्या है, भारत का जितना भी अच्छा ब्रेन है वो सब बाहर भाग रहा है, विदेशों में भाग रहा है। ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, समस्या हो गई, अच्छा ब्रेन बाहर भाग रहा है, निकल रहा है, भारत से बाहर भाग रहा है, समस्याएं हो रही हैं। विज्ञान का मामला अभी देख लो, लेकिन तब भी भारत का आदमी, भारत दुनिया में, आपको पता है आज भी भारत अब
40% से ज़्यादा जो ई ट्रांजेक्शन्स होते हैं मोबाइल से पैसे दिए जाते हैं, लेन देन भारत में हो रहा है अकेले। 85 करोड़ ये देखो डेटा है, मोबाइल यूजर्स अभी के टाइम पे हैं, 1 अरब होने वाले हैं जल्दी से। तो विज्ञान में भारत है नहीं, बस थोड़ा डायरेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा डायरेक्शन बढ़िया मिले और काम हो जाएगा। तो ऐसे वैज्ञानिक डाइवर्सिटी जो भारत है वो ये है इस चीज़ में। एक चीज़ हमारी और बची होगी, अच्छा ये है यूनिटी। इतनी विविधता के बाद में कहा जाता है कि भारत, ये बड़ी फेमस लाइन है कि भारत में विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में इतनी विविधता है लेकिन तब भी एक कैसे बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखो दुनिया के देशों को तो आप बड़ा आश्चर्य मानोगे। आप अफ्रीका को देखो, अफ्रीका महाद्वीप में छोटे छोटे देश हैं, एक जाति एक ट्राइब दूसरी ट्राइब में दिक्कत हुई अलग हो गया, दो देश बन गए। यूरोप में देख लो आप, छोटे छोटे देश, मतलब जितना बड़ा दिल्ली है उसमें 2 देश हो जाएंगे आपके। बाल्कनाइजेशन बोला जाता है, एक यूरोप में एक प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में, प्रथम सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में सब बाल्कनाइजेशन वाला एरा, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, वहाँ पे इतने देश बने छोटे छोटे, सब ट्राइब के आधार पर। हमारी तुम्हारी भाषा अलग है, अलग हो जाओ, हमारा तुम्हारा धर्म अलग है, अलग हो जाओ, लेकिन भारत जुड़ा हुआ। तो इसलिए ये लाइन भारत पे ही बस फिट बैठती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी विविधता के बाद में भी क्या चीज़ है जो एक है, कैसे एक हुआ है भारत, ये भी एक आश्चर्य वाली चीज़ है। तो इस पे देखो यूनिटी, फिर से वही चीज़ है कि भौगोलिक एकता, वो विविधता भी थी और ये एकता भी है ज्योग्राफिकल। कहते हैं भारत को प्रकृति ने ही बांध रखा है, आप अलग कैसे हो जाओगे। एक तरफ हिमालय, एक तरफ हिंद महासागर है, आप बीच में हो सब लोग, चाहे जितने धर्म जाति के लोग रह लो, हमारी सीमाएं प्रकृति ने डिसाइड कर दी। इधर म्यांमार की तरफ उधर ईस्ट में जाओगे, आर्माकोंडा रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, फिर हिमालय शुरू हो जाता है ऐसे ऐसे, फिर रेगिस्तान शुरू हो जाता है, फिर हिंद ऐसे महासागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी बीच में। तो भारत ने बांध दिया है भौगोलिक एकता, प्रकृति ने ही बांध दिया है कि भाई आप एक में रहोगे चाहे जैसे रहना हो। राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी, भारत जैसा विशाल देश, उसने खुद चूज किया कि वो एक संविधान के अंदर काम करेगा, एक संविधान को मानेगा, चाहे जितने धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने एक संविधान को, एक नियम कानून में रहना स्वीकार किया। पॉलिटिकल यूनिटी है, यूनाइट करता है भारत को। भारत का संविधान बहुत बड़ा यूनिफायर है जो एक करता है सबको। धार्मिक एकता, जितने धर्म संप्रदाय में बटा हुआ भारत हो, लेकिन भारत में आप धार्मिक टूरिज्म को देखो या धर्म को देख लो, हिंदू धर्म भारत का बहुत बड़ा यूनिफायर है कि वही राम उत्तर भारत में है, वही रामेश्वरम आपको यहाँ तमिलनाडु में मिलेगा, वहाँ भी जाओगे आप, अयोध्या में भी मिलेगा, ठीक है। वहीं राम के मंदिर नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैष्णव धर्म का संप्रदाय आसाम में किया शंकर देव ने, भक्ति आंदोलन के, कृष्ण की लीला गाई, कृष्ण के फॉलोअर्स अब वहाँ पे। वही कृष्ण आपको पश्चिम में द्वारका में मिल जाए, एक असम में है, उधर बिल्कुल ईस्ट में, और इधर द्वारका में कृष्ण, ठीक है। शंकराचार्य ने 4 मठ बना दिए, बांध दिया बोलते हैं भारत को, ठीक है, चारों कोनों पे मठ बना दिया, श्रृंगेरी पीठ नीचे, केदारनाथ ऊपर, ठीक है, पुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तरफ ईस्ट में, द्वारकापुरी पश्चिम की तरफ, तो बांध दिया भारत में। वही रामायण जो भारत में उत्तर में चल रही है, दक्षिण में चल रही, पश्चिम में चल रही, पता है। अब एकता देखो आप, रामायण की कहानियों में बहुत बदलाव है। कहते हैं भारत में 200 से ज़्यादा रामायण चलती हैं, हर रामायण में छोटी मोटी कहानियाँ अलग अलग हैं, मेन पात्र वही रहेंगे, राम सीता, रावण, वही सीता का हरण होगा, लेकिन अंदर कई कहानियाँ बदल जाती हैं। तो मेक पात्र, इसलिए कहते हैं भारत में धार्मिक यूनिटी भी है, वो सब चीज़ें एक में बांध देती हैं, दिया जाता है भारत को। सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी, अब त्योहारों पे देखो कल्चरल यूनिटी, कि दिवाली वही है, पूरे भारत में मनाई जाती है, पूरे होली आ गई, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो सांस्कृतिक रूप से भारत, म्यूजिक हो, डांस हो, पूरे भारत में पसंद किया जाता है वही डांस, ठीक है। तो सांस्कृतिक रूप से भी भारत बंधा हुआ है। अच्छा, इन सब चीज़ों का रिजल्ट मिलता है भावनात्मक एकता में, कि इस वजह से इमोशन से भी भारत एक हो चुका है। इतनी कुछ है ऐसी चीज़ जो एक कर देती है, और इस पे बोला जाता है कि इतना सब बटे बटे लगते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई लड़ाई शुरू हो जाए तो जय हिंद शुरू हो जाएगा तुरंत, चाहे यहाँ लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे दक्षिण में लो, चाहे पूरब में, हर जगह,
भारत एक हो जाएगा तुरंत, वार होते ही, मैच होते ही, क्रिकेट का मैच फाइनल होते ही, या कोई बढ़िया करे ओलंपिक में टीम या क्रिकेट में क्या फाइनल हो, भारत तुरंत एक हो जाएगा, यूनिफाई हो जाता है भारत। बोला जाता है कि जनगणमन चाहे यहाँ चला दो चाहे साउथ में चला दो, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे भारत में। तो भावनात्मक रूप से भी भारत एक है, इतनी विविधता के बाद में भारत एक है। तो ये है भारत। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ये चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये वाला, कि इस यूनिटी भावनात्मक पहलू की वजह से ही भारत को भारत माता बोलते हैं, ठीक है, मदरलैंड। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छे तरीके से आया है कि ये चीज़ सबने सुनी होगी कि भगवान राम जो हैं ये एक लाइन बोलते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी बड़ी, मातृभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा माना गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से भारत में रहा, लेकिन जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ और लोगों को समझ में आई कि जब और इसकी शुरुआत, ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी आनंद मठ, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा, गीत जो भारत का आज राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब माता, मदरलैंड को माता माना, और वंदे उसकी पूजा की जाएगी, वंदे मातरम, वो चलता रहा। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और एक स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ भारत में, और उस स्वदेशी आंदोलन में पहली बार उस वंदे मातरम को स्लोगन बन गया, आम लोगों के बीच में आ गया कि इस मदरलैंड की पूजा, वंदे मातरम, वो नारा बन गया वंदे मातरम। और लोग एक कल्पना करने लगे कि इस मदरलैंड, ये जो पूरा अपना देश है, ये एक माँ के रूप में ये हमें पाल रहा है, इसकी कल्पना करने लगे। और ये पहली कल्पना, ये बड़ी अच्छी इमेज है, ये एक पेंटर थे भारत के बहुत फेमस, अबींद्रनाथ ठाकुर, अबींद्रनाथ टैगोर भी लिखते हैं। 1905 में इन्होंने ये भारत माता की पहली पेंटिंग बनाई थी, ये वाली 4 हाथ भारत माता की, पहली वाली केसरिया कपड़ा पहने हुए भारत माता की। और तब से भारत एक मदरलैंड, मातृभूमि के रूप में फिर बनने लगा। जो क्रांतिकारी लोग थे, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के नायक थे, उन्होंने वंदे मातरम को स्लोगन बना दिया अपना। और फिर एक बड़ा फेमस घटना है कि एक भारत माता का मंदिर भी बनाया गया, बनारस में मंदिर है, वाराणसी में, गांधी जी उद्घाटन करने गए थे उसका। श्याम लाल गुप्ता शायद नाम था उनका, जिन्होंने बनाया था, ऐसे ही कुछ नाम था, श्याम प्रकाश गुप्ता, उन्होंने बनाया था 1936 में। बड़ा फेमस मंदिर भारत माता। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि भारत माता को कैसे पर्सोनिफाई किया जाने लगा, कि ये मदरलैंड जो है, ये हमारी ये जो भूमि है, लैंड है, ये एक माता है, जैसे माँ ख्याल रखती है वैसे ये कर रही है। और अब फिर वो धीरे धीरे जो ये वाली इमेज में आ गई भारत माता हमारी, ठीक है। तो ये हमारी पहली जो सीरीज़ की वो चीज़ है कि मैं ये बता रहा था कि भारत है क्या। अगला जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम देखेंगे भारत जब आज़ाद हुआ था तब क्या था, और फिर वो उसने कैसे इस 75 साल की यात्रा तय की है, 1947 से लेकर 2022 तक की यात्रा कैसे तय की। ठीक, थैंक यू।